नमस्कार मित्रों, मैं गौरव कुमार अपने YouTube चैनल जीके एकेडमी बाई गौरव कुमार में मैं आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग गणित शिक्षण शास्त्र यानी मैथ पोडोलॉजी पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने विज्ञान का एक टॉपिक डाला था, लेकिन कुछ दोस्तों ने कमेंट किया कि गणित पोडोलॉजी पढ़ा जाए, तो हम लोग आज गणित पोडोलॉजी शुरुआत करेंगे। तो मित्रों, गणित पोडोलॉजी शुरुआत करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को दबा लें, जिससे कि सबसे पहले मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो पूरा देखें मित्रों, आधा अधूरा ना छोड़ें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें कि वो भी इसका लाभ उठा सके। तो मित्रों, आज हम लोग विज्ञान पोडोलॉजी मैथ पोडोलॉजी जो पढ़ेंगे, इसमें मैं लिखूंगा नामात्र और बोलूँगा ज़्यादा। तो यदि जो आपको इम्पोर्टेंट लाइन लगे उसको आप वीडियो को रोक कर नोट कर लें। तो इसलिए कॉपी और कलम अवश्य लेकर बैठे, और जो इम्पोर्टेंट लगे उसको आप नोट करें। तो शुरुआत करते हैं मित्रों, गणित है क्या। तो यदि जो हम गणित से ही शुरुआत करते हैं तो पहले बात करते हैं कि गणित है क्या, गणित का क्या महत्व है, गणित की क्या प्रकृति है, हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गणित है क्या। तो गणित एक आपका विषय है जो आप लोग पढ़ते हैं, और जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, गणनाओं का कार्य करते हैं। यानी गणना का कार्य करना ही गणित है। यानी वह शास्त्र जिसमें गणनाओं की प्रधानता हो उसे हम लोग गणित कहेंगे। और गणित में जो है अंक, अक्षर, चिन्ह आदि संकेतों का अध्ययन किया जाता है। बिना संकेतों से हम गणित नहीं पढ़ सकते हैं। कोई दो संख्या दे दी गई है और उसमें कोई संकेत नहीं है कि प्लस है कि माइनस है कि जोड़ है कि कोई चिन्ह नहीं है, तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाइएगा। तो इसमें हम उन सभी चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। तो गणित क्या है, गणित को आप ऐसे कह सकते हैं कि अमूर्त वस्तुओं को मूर्त रूप देने की विधि है। अमूर्त वस्तुओं को मूर्त रूप देना ही गणित कहलाता है। तो गणित पे बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना अपना मत दिया है, अपना अपना कथन दिया है, लेकिन मैं आपको एक कथन बताऊंगा जो गैलीलियो महोदय ने कहा था। उसने कहा, गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। यानी गणित में ही संपूर्ण सृष्टि विद्यमान है, उनका ये कहना है। उसी अनुसार फिर एक लॉक वैज्ञानिक हुए हैं, जिनका कहना है गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चे के मन या मस्तिष्क में तर्क कराने की आदत स्थापित की जाती है। यानी तर्क विकसित करने की योग्यता विकास किया जा सकता है गणित के माध्यम से। तो उसी प्रकार बहुत सारे वैज्ञानिक अपनी अपनी मत के अनुसार अपना अपना परिभाषा दिया है। तो हम लोग गणित में करते क्या है, माप तोल आदि के बारे में पढ़ते हैं। गणित एक कह सकते हैं कि विज्ञान को मूर्त रूप भी देता है, गणित ही देता है। विज्ञान को मूर्त रूप देने का काम गणित करता है। गणित एक वह विज्ञान है जिसमें अवश्य निष्कर्ष निकलता है। गणित में ऐसा कोई बात नहीं होता, निष्कर्ष निकलता है। और यदि जो हम बात करें गणित की और आगे तथ्यों की, उसकी प्रकृति की, तो हर एक विषय की अपनी एक प्रकृति होती है। उसी प्रकृति, उसी पहचान से हम विषयों की अलग अलग तुलना कर सकते हैं। तो गणित की अपनी एक प्रकृति है। प्रकृति का मतलब उसकी संरचना कैसी है ना, और उसमें उसकी प्रकृति कैसी है, उसके अनुसार हम उसकी तुलना करते हैं। तो इस क्रम में यदि ऐसा कहा जाए कि यदि जो गणित विषय की अपनी प्रकृति ना हो तो हम गणित विषय को अन्य विषय से अलग नहीं कर सकते हैं। तो तुलना करने के लिए प्रकृति आवश्यक है, और सबकी अपनी अलग अलग प्रकृति होती है। गणित की अपनी भाषा है। इस भाषा के माध्यम से ही हम उसके सूत्र, सिद्धांत एवं संकेतों को समझ पाते हैं। और यदि हम बात करें गणित के बारे में, तो गणित एक ऐसा विषय है जो अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप देता है ना। गणित में नियम, सिद्धांत का सभी का स्थान एक समान होता है, इसलिए इसका कहीं भी आप जाइए उसका मान हमेशा एक रहेगा, उसका जांच किया जा सकता है, ये किसी भी जगह बदलता नहीं है।
और सबसे बड़ी बात जो मैंने पहले बताया, गणित में सूचनाओं का स्पष्ट होना बहुत ही अनिवार्य है, वरना गणित को हम समझ नहीं पाएंगे, गणित को क्या कह सकते हैं, प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएंगे, इस तरह से आप कह सकते हैं। तो गणित में नियमों सिद्धांतों में संदेह की संभावना नहीं रहती है, उसके नियम और सिद्धांत बिल्कुल सही होते हैं। गणित का अध्ययन जो है आगमन विधि, निगमन विधि और सामान्यीकरण विधि के द्वारा हम लोग अधिक पढ़ते हैं। अब जो है ये आगमन विधि, निगमन विधि, सामान्यीकरण विधि क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी इसकी चर्चा नहीं करते हुए भी थोड़ा प्रकृति की और चर्चा करेंगे। तो प्रकृति क्या है, गणित की प्रकृति क्या है कि गणित जो है बालकों में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकसित करता है ना, ऐसा सोचना, उसका निष्कर्ष निकालना, एक सोचने के लिए विवश करता है गणित। और गणित जो है विज्ञान की सभी शाखाओं को परिभाषित करता है, विज्ञान के सभी शाखाओं से संबंधित है। इसीलिए एक वैज्ञानिक जो हुए हैं रोजन बेकन, उनका कहना है कि गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार है, यानी वह कुंजी है। और उसी तरह से सिंह द्वार यानी कुंजी है। एक और वैज्ञानिक हुए स्टीफन, उन्होंने कहा है, उन्होंने भी सही लिखा है कि गणित जो है वो विज्ञान का मूलभूत आधार है। इस तरह से आप गणित को समझ सकते हैं, गणित के महत्व को समझ सकते हैं। तो गणित जो है, गणित मूल्यतः जो है बच्चों में मानसिक क्रिया को विकसित करने के लिए अति आवश्यक है। अब यदि जो हम बात करें गणित में आगे कि गणित के पाठ्यक्रम में क्यों लगाना चाहिए, गणित को अपने पाठ्यक्रम में क्यों देना चाहिए, तो इस पर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि गणित को पाठ्यक्रम में क्यों शामिल करना चाहिए, कैसे शामिल करना चाहिए। इस पर कोठारी आयोग ने क्या कहा है, तो कोठारी कमीशन का कहना है कि गणित को सामान्य शिक्षा के अंतर्गत सभी विद्यार्थियों के लिए पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक अनिवार्य विषय बना देना चाहिए। पहली से 10वीं तक इसको अनिवार्य विषय बना देना चाहिए। तो ये कोठारी आयोग का कहना है। कोठारी आयोग ने ये निष्कर्ष निकाला है, अपना स्टेटमेंट में कहा था कि 1 से लेकर 10 तक सभी में गणित को अनिवार्य रूप से कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे बुद्धि और मस्तिष्क दोनों का विकास बहुत तीव्र गति से होता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि गणित जो है आपके पाठ्यक्रम में बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। और गणित से हमें गणित से हम क्या लाभ ले पाते हैं, तो गणित से सिर्फ हम संख्याओं से ही नहीं खेलते हैं। गणित हमें तर्क शक्ति का विकास करता है, विचार शक्ति का विकास करता है, अनुशासन बताता है, आत्मविश्वास को बढ़ाता है, भावनाओं को नियंत्रण करने भी सिखाता है गणित, ये भी हम कह सकते हैं। और गणित का जो है अब मनुष्य से बहुत गहरा संबंध है, बहुत ही गहरा संबंध है। आप समाज के क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में जाएं, वहाँ गणित का उपयोग होना अति आवश्यक है। एक अनपढ़ महिला, एक अनपढ़ पुरुष भी गणित के बारे में अच्छे से जानता है, वो संख्याओं को जोड़ता है, घटा लेता है, जोड़ लेता है, ये सारे चीज़ें गणित का ही देन है। तो इसलिए गणित आपके रोज़ाना जीवन में, दैनिक जीवन में अति आवश्यक है। तो इसलिए इसका संबंध आपके दैनिक जीवन से है। आपके जीवन सभी, जैसे बैंकिंग हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, किसी भी चले जाइए। और बच्चों में यदि जो तार्किक क्षमता का विकास करना है तो गणित से अच्छा कोई विषय नहीं माना जाता है ना। तो और भी है, यदि जो गणित की आधारभूत संरचना क्या है, तो गणित की आधारभूत संरचना की जब हम बात करें तो उसमें 3 संरचनाएं महत्वपूर्ण हैं। एक तो बीजगणितीय संरचना, जिसके अंतर्गत हम योग, गुणा, सामान्यीकरण आदि को पढ़ते हैं। दूसरा है सरल रूप, इसमें हम लोग समीप, समवर्ती, निकटवर्ती ये सब सीखने का प्रयास करते हैं। और तीसरा है आपका क्रमिक संरचना। तो क्रमिक संरचना में हम लोग बड़ा, छोटा, प्रत्यय आदि को जानते हैं कि बड़ा कौन है, छोटा कौन है, इसके बारे में हम लोग सीख पाते हैं। यदि हम बात करें तो मातृभाषा के अलावा कोई ऐसी भाषा है जो मनुष्य के दैनिक जीवन में हमेशा काम आता है, तो वो गणित ही है जो हमेशा काम आता है और अनिवार्य है। ये पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, सभी के लिए ज़रूरी है। और समाज में बुद्धिमान बनना है तो
आंकड़ों का खेल आपको सीखना होगा जो हमें गणित बताता है। इस संबंध में कोठारी आयोग का सुझाव है। कोठारी आयोग ने कहा है कि विद्यालय जीवन में प्रथम 10 वर्षों में विज्ञान एवं गणित विषय के सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से पढ़ाना चाहिए। तो ये आपका कोठारी आयोग का कहना है कि हर एक विद्यालय में आपका प्रथम वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक सभी बच्चों को गणित अनिवार्य रूप में पढ़ाना चाहिए। अब हम बात करें कि गणित शिक्षण के महत्वपूर्ण मूल्य कौन कौन से हैं, तो गणित शिक्षण के महत्वपूर्ण मूल्य में से आपका बौद्धिक मूल्य इम्पोर्टेंट है, बौद्धिक मूल्य आ जाता है। उसके बाद प्रयोगात्मक मूल्य आ जाता है। ये पूछ देता है कि कौन सा मूल्य है गणित का, कौन सा नहीं है, तो इसको बढ़िया से सुनेंगे। बौद्धिक मूल्य, प्रयोगात्मक मूल्य, अनुशासन संबंधी मूल्य, नैतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, सौंदर्य या कलात्मक मूल्य, जीवन उपार्जन संबंधी मूल्य, मनोवैज्ञानिक मूल्य, वैज्ञानिक दृष्टिकोण मूल्य और अंतर्राष्ट्रीय मूल्य, ये सारे इम्पोर्टेंट है और जो आप समझ रहे हैं, यानी इन सभी में गणित की भूमिका महत्वपूर्ण है। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले यदि वीडियो मेरा अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन घंटे को दबा लें जिससे कि सबसे पहले मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक पहुंच सके। तो आगे देखते हैं मित्रों, गणित जो है, गणित के प्रश्न को जब हम हल करते हैं तो उसमें शुद्धता आती है, जिससे मनुष्य के अंदर भी शुद्धता का प्रवेश होता है। लोग उसके परिभाषा से जो विश्वसनीयता आती है, जो गणित को हल करते हैं, उससे मनुष्य के जीवन में भी वो विश्वसनीयता आ जाता है। तो गणित की एक अपनी अलग भाषा है जिसमें गणित का पद है, प्रत्यय है, सिद्धांत है, सूत्र है आदि संकेतों को शामिल किया जाता है, जिसके माध्यम से हम गणित को हल करते हैं। सभी की अपनी अपनी भाषा होती है और उसके अनुसार उसका अपना अपना महत्व होता है। तो गणित एक आपका सामुदायिक विषय है, इस रूप में आप कह सकते हैं, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट जो नेपोलियन थे, उन्होंने कहा है कि गणित का सामाजिक महत्व को उन्होंने स्वीकार करते हुए कहा था कि गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। यानी देश जितना संपन्न, कितना समृद्ध होगा, उस देश में गणित कितना उत्तीर्ण है, गणित पे कितना जोर दिया जा रहा है, इस पर निर्भर करता है। तो गणित पढ़ाने से बच्चों में, फिर रिपीट कर रहा हूँ, स्वच्छता की भावना आती है, यथार्थ की भावना आती है, समय की पाबंदी की भावना आती है, सच्चाई की भावना आती है, न्यायप्रियता की भावना आती है, कर्तव्य निष्ठा की भावना आती है, आत्मनियंत्रणता की भावना आती है, आत्मसम्मान की भावना आती है, आत्मविश्वास की भावना आती है, धैर्य की भावना आती है और नियमों पे अडिग रहने की शक्ति का विकास होता है, अच्छे बुरे सोचने की क्षमता का विकास होता है, नैतिक उद्देश्यों का भी विकास होता है। तो ये गणित शिक्षण इसलिए बहुत आवश्यक है। और गणित शिक्षण से सांस्कृतिक मूल्य का भी विकास होता है। इसीलिए गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। इसलिए हॉगवेन ने कहा है कि गणित जो है वो सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। तो मित्रों, इसलिए भी गणित बहुत ही ज़रूरी है। गणित विषय में आप जिस तरह से कह सकते हैं कि गणित विषय में हम जो रोज़ाना के काम में हम अपने जीविका में प्रयोग करते हैं, जिससे हमारी जीविका और अच्छी हो जाती है और हमारे जो भी आर्थिक पहलू होते हैं, आर्थिक में वृद्धि होती है, हमारे घर में आर्थिक की वृद्धि होती है। तो इस तरह से हम गणित को इस रूप में भी देख सकते हैं। अब जो है गणित को पहले हल कैसे करेंगे, यदि गणित को कोई प्रश्न है तो पहले क्या करेंगे। तो सबसे पहले हमको निम्न 2-3 पदों में हम उसको हल करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जानेंगे समस्या क्या है, उसके बाद समस्या ज्ञात करना है तथा उसका क्या उद्देश्य है। कोई जो प्रश्न दिया तो क्या उद्देश्य है वो भी जान लेना है और समस्या पर चिंतन करेंगे। उसके बाद जो परिणाम प्राप्त होगा उसकी जांच करेंगे और उस जांच में जो सही पाएगा उसको हम लोग नियम मान लेंगे। तो इस तरह से हम गणित के मूल्यों को अध्ययन करते हैं मित्रों। अब सवाल है कि गणित हम लोग पढ़ रहे हैं तो गणित का मूल्यांकन भी होना बहुत ज़रूरी है मित्रों। तो गणित का मूल्यांकन का मतलब क्या होता है, तो गणित का मूल्यांकन का मतलब होता है कि जो अध्यापक द्वारा या किसी द्वारा पढ़ाया गया उसके मूल्यों का आंकलन करना, यानी क्या परिवर्तन हुआ,
क्या सीखा और क्या कमी रह गई हमारे शिक्षण पद्धति में भी और उनके सीखने में भी, इन सारे चीज़ों को जानना ही मूल्यांकन कहलाता है। तो कोठारी आयोग ने इसके बारे में क्या कहा है, उसका कहना है मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है तथा शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। यह शिक्षा के उद्देश्यों के संपूर्ण रूप से संबंधित है। मूल्यांकन के द्वारा शैक्षिक उपलब्धियों की जांच नहीं की जाती बल्कि उसके सुधार में भी सहायता मिलता है। तो सिर्फ उपलब्धि का ही जांच नहीं होता है, हम सुधार करने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं और जो भी कमी है उसको हम सुधारने का काम कर सकते हैं। तो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? यदि मूल्यांकन सही से हुआ तो आप पाठ्यक्रम में संशोधन कर सकते हैं, अपनी परीक्षा प्रणाली में सुधार कर सकते हैं, अपनी शिक्षण विधियों में सुधार कर सकते हैं, नवीन और प्रभावित शिक्षण पद्धतियों को अपना सकते हैं, बच्चों को विभिन्न श्रेणियों में बांट सकते हैं, बच्चों को उत्तम ढंग से सीखने के लिए प्रोत्साहन कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी काम, मूल्यांकन के द्वारा हम लोग निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं। उससे निदानात्मक भी कार्य किया जा सकता है और उपचारात्मक कार्य, दोनों तरह का कार्य किया जा सकता है। मित्रों, अब बात करें मित्रों कि मूल्यांकन की आधारभूत मान्यताएं क्या हैं, तो अपनी अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन एक वैज्ञानिक हुए हैं समरफील्ड, उन्होंने मूल्यांकन की 8 प्रमुख मान्यताएं बताई हैं। याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। अब बात करें कि मूल्यांकन की कितने सोपान होते हैं, तो मित्रों मूल्यांकन के 3 सोपान होते हैं। 3 सोपान में आपको तीनों महत्वपूर्ण है। सबसे पहले शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण करना। यदि आप कक्षा में पढ़ाने जा रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है, सबसे पहले उसको स्पष्ट रूप में बताना है। यदि स्पष्ट रूप में आप नहीं बताएंगे तो आपका शिक्षण असफल हो जाएगा, मूल्यांकन असफल हो जाएगा। दूसरा है अधिगम अनुभव की योजना बनाना। यानी अधिगम अनुभव की योजना का मतलब आप अध्यापक होते हुए अपने अध्यापन कक्षा में ऐसा वातावरण उत्पन्न करें कि विद्यार्थी स्वतः ही खुलकर अपनी बातों को रखे और जो समझ पाता है, जो समझने का प्रयास करता है, उसको वो बता सके, जिससे कि आपका मूल्यांकन सही तरीके से हो सके। तीसरा, व्यवहार में परिवर्तन। अब हम देखें कि पहले बच्चा क्या था, अब क्या है, क्या मेरे शिक्षण के बाद क्या परिवर्तन आया है, इस परिवर्तन के आधार पर भी हम लोग मूल्यांकन कर सकते हैं। तो 3 सोपान आपका महत्वपूर्ण माना जाता है इसके लिए। अब हम बात करें कि मूल्यांकन जब करेंगे तो सबसे अच्छा मूल्यांकन के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए। तो मित्रों 8-9 गुण इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो यदि ऐसा देखा जाए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से तो उसमें 7 इम्पोर्टेंट है। पहला विश्वसनीयता, दूसरा वैधता, तीसरा वस्तुनिष्ठता, चौथा विभेदीकरण और 5वां कठिनाई स्तर और 6ठा व्यापकता और 7वां सहजता। ये इम्पोर्टेंट है। तो विश्वसनीयता मतलब विश्वास होना चाहिए। यदि विश्वस्त नहीं है तो आपका मूल्यांकन सफल नहीं हो पाएगा। वैध होना चाहिए, अवैध नहीं होना चाहिए, जो भी तर्क दे रहे हैं वो सत्य होना चाहिए। वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, यदि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देते हैं उसका एक जवाब होता है तो मूल्यांकन प्रक्रिया अच्छी तरह से होता है। विभेदीकरण होना चाहिए, यानी बच्चों, पिछड़े बच्चे और मध्य बच्चे और अधिक अच्छे बच्चे के बीच में विभेद भी होना चाहिए। कठिनाई स्तर, यानी मूल्यांकन कर रहे हैं तो सारे प्रश्न कठिन ही नहीं होना चाहिए। उन क्लास के आधार पे, बच्चों के आधार पे उनके प्रश्नों को विभाजित करना चाहिए। कुछ प्रश्न बहुत सरल होना चाहिए, कुछ प्रश्न मध्यम लिमिट होना चाहिए और कुछ जो होना चाहिए अति अच्छे प्रश्न होना चाहिए जिसका उत्तर अच्छे ही विद्यार्थी दे सके। तो इस तरह से आप कठिनाई स्तर भी कर सकते हैं। कठिनाई स्तर निकालने का फार्मूला होता है मित्रों D बराबर x/a गुने 100। तो ये x जो होता है वो प्रश्न में उस वर्ग द्वारा प्राप्त अंकों का मध्यमान होता है और a जो होता है निर्धारित पूर्णांक होता है। तो इस तरह से हम लोग कठिनाई स्तर निकाल सकते हैं। दूसरा, व्यापकता जरूरी है। जितना अधिक व्यापकता से लेंगे, उनके सभी पक्षों को जांच करेंगे, उतना मूल्यांकन आपका सफल होगा।
तो ये व्यापकता दो आधार पे हो सकता है, एक पाठ्यक्रम के आधार पे और एक उद्देश्यों के आधार पे। तो पाठ्यक्रम में जो था उसको क्या कितना सफल बनाए, और आपका उद्देश्य क्या था, पढ़ाने का मोटिव मेन क्या था, उसमें आप कितना सफल हुए। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने मूल्यांकन को सफल बना सकते हैं। मूल्यांकन की बहुत सारी विधियां हैं, जैसे मैंने हिंदी में बताया था कि आप लिखित परीक्षाएं ले सकते हैं, मौखिक ले सकते हैं। लिखित में बहुत सारे हैं, वस्तुनिष्ठ है, दो कम शब्दों वाले हैं, द्विपक्षीय प्रश्न है, निबंध आदि है। तो उस तरह से आप ले सकते हैं, वही काम आप कर सकते हैं, है ना। फिर आप प्रयोगात्मक परीक्षा ले सकते हैं, निरीक्षण करके भी कर सकते हैं, साक्षात्कार के भी कर सकते हैं, प्रश्नावली उपयोग करके भी कर सकते हैं, चेक लिस्ट, उसका पूरा बायोडाटा आप बचपन से अब तक क्या किया है उसके अनुसार भी कर सकते हैं, उसके द्वारा लिखे गए अभिलेखों आदि माध्यम से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग अपने शिक्षण कार्य को शिक्षण में मूल्यांकन कार्य को सफल बना सकते हैं। तो मित्रों, आज तक हम यही रखेंगे, आगे और भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ हम लोग जुड़ेंगे, जैसा आपका राय होगा वैसा ही हम लोग करेंगे। तो मित्रों, आज तक यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।